पहली बात तो ये है कि शिक्षक शिक्षा के प्रश्न को ओन करता है। माने क्या करता है कि हमारी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए और अच्छे लोगों द्वारा अच्छी तरह से दी जानी चाहिए। ये सारे जिसकी चिंता के विषय होते हैं वह शिक्षक होता है। ये तो पहला मुद्दा। दूसरा, शिक्षक 4 प्रकार के होते हैं अथवा 4 स्तर के होते हैं कहो तो। पहला तो शिक्षक ये होता है जो विषय का शिक्षक कहा जाएगा। विषय का शिक्षक, ये सब अच्छे शिक्षक की बातें हैं। हाँ, जो शिक्षक अच्छा नहीं है उसको ये लागू नहीं पड़ता। जो अच्छे शिक्षक हैं उनमें से एक होते हैं विषय के शिक्षक। और आजकल विषय के शिक्षक की परिभाषा ही बहुत चलती है। मैं गणित का शिक्षक हूँ, भाषा का हूँ, इतिहास भूगोल का हूँ, या कंप्यूटर का हूँ, या अंग्रेजी का हूँ, या ऐसे विषयों के साथ हम शिक्षकों की पहचान बनाते हैं। ये शिक्षक कैसे होते हैं? उनको अपना विषय प्रिय होता है, उनको अपना विषय अच्छे से आता है, उनको अपना विषय अच्छी तरह से पढ़ाना भी आता है, उनको अपने विषय में अधिक अध्ययन करने की, अनुसंधान करने की हमेशा इच्छा होती है। वह उसमें कुछ न कुछ करता ही रहता है। अपने छात्रों को अपना विषय अच्छी तरह से पढ़ाना ये भी उसका सरोकार रहता है। तो ये तो विषय का शिक्षक हुआ, यह विषय का अच्छा शिक्षक है। दूसरा शिक्षक होता है वह छात्रों का शिक्षक होता है। इसका अर्थ क्या है कि उसका संबंध केवल विषय के साथ नहीं होता, उसका संबंध छात्रों के साथ होता है। तो पहली बात है वह अपने छात्रों को प्रेम करता है, अपने छात्रों का भला चाहता है, अपने छात्र अच्छे बने। विषय तो अच्छा पढ़े परंतु मनुष्य के नाते भी वे अच्छे बने ऐसा चाहता है। साथ में वह छात्रों को पहचानता भी है, छात्रों के गुण दोषों को जानता है, छात्रों की क्षमता कैसी है वह भी जानता है, उसको पढ़ने में क्या अवरोध आ रहे हैं यह भी वह समझता है। अपने छात्र कौन सी पार्श्वभूमि से आ रहे हैं, उनका घर कैसा है, माता पिता कैसे हैं, संगत कैसी है, वातावरण कैसा है, वह भी सब जानता है और उसके अनुकूल छात्र के साथ व्यवहार करता है। अपना छात्र अच्छी तरह से पढ़कर हमसे भी सवाया बने ऐसी उसकी इच्छा रहती है। ये तो दूसरी बात हुई। तीसरी बात होती है ना, शिक्षक राष्ट्र के शिक्षक होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह भारतीय होता है और भारत को जानता है और भारत की संस्कृति, भारत का धर्म, भारत का इतिहास, भारत की ज्ञान संपदा, भारत के जीवन मूल्य आदि सब जानता है। और यदि अपने पढ़ाने में ऐसा भारत के प्रतिकूल ऐसा कुछ है तो वह उसे जानता है और वह उससे कैसे बदला जाए वह भी विचार करता है और प्रयास भी करता है। उदाहरण के लिए अभी तक हमारी पुस्तकों में आर्य भारत के बाहर से आए हैं ऐसा पढ़ाया जाता रहा है। बहुत शोध अनुसंधान इसमें हुए, अनेक लोगों ने थियरीज प्रस्तुत की, परंतु फिर भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक बनाने वाली एजेंसी इसको नहीं मानती थी। सत्य ये है कि आर्य बाहर से नहीं आए
भारतीय प्रजा ही आर्य थी और ये आर्य अनेक श्रेष्ठ ऐसे हमारे प्रजाजन विश्व में सर्वत्र गए। ये सरासर असत्य है कि बाहर से आए। थियोरी क्या कहती है, फिर वे सप्त सिंधु के प्रदेश में आए, फिर वे गंगा जमुना के प्रदेश में आए और वहाँ के जो मूल निवासी थे जिनको द्रविड़ कहा जाता था उनको खदेड़ दिया दक्षिण में जाने के लिए। तो ये थियोरी तो बिल्कुल ही उल्टी है। तो हम इसके शोध भी हुए हैं और ये स्थापित हुआ है कि आर्य तो भारत से ही बाहर गए, परंतु एनसीईआरटी बदल करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पाठ्य पुस्तक में ऐसा ही आता था। बड़ी कठिनाई के बाद अब पुस्तकों में ऐसा आता है कि आर्य तो भारत से बाहर गए थे। ऐसी सैकड़ों बातें हैं, सैकड़ों क्या हजारों बातें सभी विषयों में ऐसी हैं कि जो भारतीय ज्ञान संपदा, भारतीय जीवन मूल्य उसके विरुद्ध लिखी गई होती हैं। अब ये काम किसका है कि कौन सही जानकारी देगा? तो छोटे बड़े शिक्षक मिलकर ही तो सही बातें पाठ्य पुस्तकों में लाएंगे, सही बातें पाठ्यक्रमों में लाएंगे। और कौन, बाहर का कौन? क्या कोई व्यापारी, कोई दुकानदार, कोई कारखाने वाला, कोई कॉरपोरेट सेक्टर का मैनेजर, कोई किसान या कोई सांसद या कोई मंत्री ऐसा थोड़े लाएगा, ऐसा तो नहीं लाएगा। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम निर्माण समिति या पाठ्यपुस्तकें बनाने वाले भी तो अंततोगत्वा शिक्षक हैं, ये उनका काम है। तो ये शिक्षक जिनके पास ये दायित्व हैं वे यदि राष्ट्रीय शिक्षक हैं तो भारतीय ज्ञान संपदा के अनुसार अपनी पुस्तकें बनाएंगे। आज तो ये होता नहीं। ऐसा नहीं होने के कारण से हमारे लाखों करोड़ों छात्रों को भारत के विषय में कोई जानकारी ही नहीं है। हमारी सबकी भी स्थिति ऐसी है, भारत को हम जानते नहीं इसलिए मानते भी नहीं, और मानते नहीं इसलिए हम भारतीय बनते नहीं। हमारा देश का हमारी पद्धति से नहीं चलता है, अराष्ट्रीय पद्धति से चलता है। तो शिक्षक ऐसा होता है जो भारत के बारे में सही जानकारी दे और छात्रों को भारतीय बनाए। चौथा शिक्षक होता है वेतन का। वेतन कम मिला तो वो ध्यान नहीं देगा, वेतन अधिक मिला तो वो कुछ ध्यान देगा। परंतु वेतन के लिए जो शिक्षक बनता है वह वेतन का शिक्षक है। वेतन अच्छा मिलने के बाद ही हम अच्छा पढ़ाएंगे ऐसा तो नहीं होता। परंतु देखा ऐसे जाता है कि जो वेतन के शिक्षक होते हैं वो वेतन तो अच्छा मिलेगा तो भी वो पढ़ाने को अपना दायित्व नहीं समझेंगे, तो इनको तो अच्छे शिक्षक कहा भी नहीं जाएगा। शेष 3 अच्छे शिक्षक हैं, परंतु विषय के शिक्षक से छात्र का शिक्षक अधिक श्रेष्ठ है और छात्र के शिक्षक से भी राष्ट्रीय शिक्षक और अधिक श्रेष्ठ है। राष्ट्रीय शिक्षक होता है वो छात्रों का शिक्षक होता ही है, और छात्रों का शिक्षक होता है वो विषय का शिक्षक भी अच्छा होता ही है। परंतु विषय का शिक्षक छात्रों का भी हो ऐसी कोई गारंटी नहीं। छात्रों का शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं। वो अच्छा पढ़ाता है और छात्रों का भला चाहता है, परंतु भला है होगा कैसे ये नहीं जानता है। तो पुनरुत्थान विद्यापीठ का काम है शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक बनाना। ये पुनरुत्थान विद्यापीठ का कार्य है। ये तो पहला मुद्दा हो गया। पुनरुत्थान विद्यापीठ में इसके लिए एक आचार्य अध्ययन संकाय ऐसा है कि आपको राष्ट्रीय शिक्षक बनना है तो उसको आचार्य कहा जाएगा।
इन आचार्यों की शिक्षा का व्यवस्थित प्रबंध विद्यापीठ में हुआ है। इसके लिए पाठ्यक्रम के रूप में 10 पुस्तकें हैं। 5 तो बड़े ग्रंथ हैं, 5 छोटी पुस्तकें हैं। 5 जो बड़े ग्रंथ हैं उनका नाम है भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला। 5 जो छोटे हैं उनमें से 3 सूत्र ग्रंथ हैं। एक है जीवन विकास के सूत्र, एक है जीवन सूत्र संग्रह और तीसरा है भारतीय संकल्पना सूत्र। और शेष 2 हैं, इसमें एक है पितामही विद्यापीठ और एक है गुरुकुल संकल्पना। ऐसे 10 ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। ये मुख्य रूप से ऑनलाइन चलता है और साथ में कुछ अंश में वो प्रत्यक्ष हैं। वर्ष में 2 बार 5-5 दिन का ज्ञानम में ही, अहमदाबाद में ही वर्ग लगता है। ये प्रत्यक्ष शिक्षा होती है, बाकी पूरा का पूरा ऑनलाइन होता है। यह 5 वर्ष का पाठ्यक्रम है, परंतु जो लोग अच्छी गति से पढ़ते हैं और भी तय करते हैं तो 4 वर्ष में भी हो सकता है, 3 वर्ष में भी हो सकता है। और जिनको व्यस्तता बहुत अधिक है, क्षमता थोड़ी कम है, प्रमाद है, कुछ समय नहीं निकाल पाते, उनको 7 वर्ष भी लगते हैं। परंतु मुख्य तय करने के लिए औसत से तय किया जाता है तो ये 5 वर्ष का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ दूसरी भी अध्ययन योजनाएं हैं। उदाहरण के लिए पितामही विद्यापीठ, ये कुटुंब शिक्षा की योजना है। एक है जीवन विकास शिक्षा, वो छोटे छोटे समय की हैं। एक है ज्ञान साधना संकाय। ऐसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा योजनाएं भी पुनरुत्थान की हैं। मुख्य है वो आचार्य अध्ययन संकाय। तो उसमें जुड़ने से राष्ट्रीय शिक्षक कैसा होता है, छात्रों का शिक्षक कैसे बना जाता है और विषय का शिक्षक कैसे बना जाता है, इसका अध्ययन होता है। अगर ऐसा अध्ययन करना चाहे तो कोई भी इसके साथ जुड़ सकता है। इसको जुड़ने के वर्ष भर में 4 दिन तय किए गए हैं। वसंत पंचमी को प्राज्ञ संस्कार होता है और अध्ययन शुरू होता है। तो ये तो वर्ष बदलने की तिथि है। दूसरा दिन है अक्षय तृतीया। जो लोग वसंत पंचमी और अक्षय तृतीया के बीच में संपर्क में आते हैं और जुड़ना चाहते हैं, वे अक्षय तृतीया से जुड़ सकते हैं। तीसरे हैं व्यास पूर्णिमा और चौथा है विजयादशमी। ऐसे 4 तिथियों पर ये नए से अध्ययन संकाय के साथ जुड़ सकते हैं। स्वाध्याय भी होता है, व्यक्तिगत अध्ययन भी होता है। फिर श्रेणीशः माने नए जुड़े हैं उनकी गौतम श्रेणी है। 1 वर्ष उस श्रेणी का पठन पूरा हुआ तो नचिकेता है, नचिकेता का पूर्ण हुआ तो श्वेतकेतु है, वह पूर्ण होने के बाद भृगु है और भृगु से आगे याज्ञवल्क्य है। याज्ञवल्क्य श्रेणी उत्तीर्ण की तो वह आचार्य की पदवी प्राप्त होती है। ऐसा इसका अध्ययन का स्वरूप है। अब इन दोनों बातों पर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर हम तीसरे बात की ओर। तो तीसरी बात सीधी इससे संबंधित नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से हम उसके बारे में विचार करेंगे। तो इतनी मैंने प्राथमिक स्वरूप की जानकारी दी है। अब आप प्रश्न पूछेंगे तो उसके आधार पर हमारी बात आगे बढ़ेगी। श्रेणी बता दीजिए एक बार, फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, श्रेणी सबसे पहले लिखिए गौतम श्रेणी है, फिर नचिकेता है, श्वेत केतु है, भृगु है और भृगु है और फिर याज्ञवल्क्य है। ठीक है। गौतम, नचिकेता, श्वेत केतु, भृगु और याज्ञवल्क्य।
ये अलग अलग है। जैसे गौतम में होगा तो आप पठन के स्तर पर रहेंगे, जब नचिकेता में आएंगे तो मनन का स्तर आ जाएगा, श्वेत केतु होगा तो थोड़ा ग्रंथ से दूर और ग्रंथ पास भी दोनों चीज़ें रहेंगी, चिंतन। किंतु उसमें चिंतन आ जाएगा। और जब भृगु में आएंगे तो भृगु में निधिध्यासन की ओर, यानी एक ही विषय में गहरे उतरना और उसमें परिपक्व होना। और जो याज्ञवल्क्य हैं वो निधिध्यासन से थोड़ा आगे की अवस्था है और ऋषि से पहले की अवस्था है। सर निधिध्यासन। निधिध्यासन अत्यंत एकाग्रता पूर्वक तादात्म्य के साथ अध्ययन करना, जिससे हमारा मौलिक चिंतन प्रकट होता है। हम अपने से विषय समझ सकते हैं। फिर सामान्य चीज़ें जो हैं, जो आपको अभी लगता है ये समझ नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, इतनी गहराई आ जाती है कि फिर चीज़ें प्रकट होना शुरू होती हैं। ताई जी प्रणाम जी। जैसे आपने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षक बनने के लिए 10 ग्रंथ का हमें अध्ययन करना होगा। तो 5 ग्रंथ तो ये हो गए भारतीय शिक्षा ग्रंथमाला के 1 से 5 तक, 3 हो गए जीवन विकास के, 1 हो गया पितामही विद्यापीठ और 1 हो गया ज्ञान साधना। तो गुरुकुल संकल्पना। गुरुकुल संकल्पना। जी, तो इन 10 ग्रंथ को हम अध्ययन कर लेंगे तो खुद से मतलब स्वयं स्वाध्याय करें, या जैसे आपने बताया कि 4 तिथियों पे उसका शुभारंभ होता है, ये अक्षय तृतीया। आचार्य अध्ययन योजना में जुड़ने से अध्ययन अच्छी तरह से और सही पद्धति से होता है। अपने आप भी लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। और उसमें 3 चीज़ें नहीं होती। एक औपनिषदिक पद्धति से, जिसमें आचार्य जैसे ताई और अब हम बैठे हैं, वो अध्ययन नहीं होता है। दूसरा जिज्ञासा समाधान नहीं होता है, फिर प्रश्नोत्तर नहीं मिल पाते हैं, और जाने की दिशा में कई बार हम भटक भी जाते हैं, क्योंकि वर्तमान में हमारा विचार अलग पद्धति से है, और मूल जो शिक्षक होता है या आचार्य होता है वो अलग पद्धति है। इसी कारण से उसकी दिशा सही रहे तभी संकाय होता है। तो जैसे इस समय हम शिक्षक हैं तो अपने विद्यालयों में हम जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम इससे किस तरह से केवल ऑनलाइन ही तो जुड़ सकते हैं, या फिर ग्रंथ ले सकते हैं, उसका हम अध्ययन कर सकते हैं? ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, ऑफलाइन सीधे नहीं, ऐसे नहीं कि पूरे वर्ष में, वर्ष में 2 बार आना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसमें पूरा शिक्षण वर्ग होता है, और शिक्षण वर्ग के बिना आप नहीं जान पाएंगे। वो पूरा दिन चलता है, सुबह 9 से संध्या में 6 तक। फिर सुबह भी जिज्ञासा समाधान करना हो, संध्या में भी जिज्ञासा समाधान हो। तो वो 4 तिथियाँ जो ताई जी ने बताई हैं, उन तिथियों में जुड़ सकते हैं। समझो बसंत पंचमी निकल गई अक्षय तृतीया और पर आप निकल जुड़े नहीं। पे तो मिले ही थे हाँ? ताई जी से। हाँ? अक्षय तृतीया पर तो मिले थे ताई से। अक्षय तृतीया ही थी उस दिन जिस दिन हमने आपसे बात की थी। कैसे जुड़ा तो था सब? 5 दिन के लिए वहाँ मतलब अहमदाबाद जाना ही होगा, कहने का मतलब ये है। वो तो बाध्यता है, ये मानिए आप, जाना ही जाना, पर स्वैच्छिक रूप से अनिवार्यता होनी चाहिए। मैंने अध्येताओं को लगना चाहिए कि नहीं, मुझे तो जाना ही चाहिए। जैसे अब हमारे ग्रीष्म अवकाश हो जाएंगे और विंटर वेकेशन होते हैं, तो उस पीरियड में अगर इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा बस, बाकी ताई जी बताएंगे। हम कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं ये बताइए। केवल शिक्षक बनने के लिए कहीं नहीं जाना, बाकी सब कामों के लिए सब जगह जाना। जो मतलब वैसे नहीं जा पाते, बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह नहीं, पर एक बात बताओ, जो आप काम कर रहे हैं उस काम को अच्छा बनाने के लिए कहीं नहीं जाएंगे, जी 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 है ना? हाँ, बाकी सब काम के लिए जाएंगे। तो वहाँ जाके वो व्यवस्थाएं, रुकने का, वो सारी चीज़ें वो वहीं से ही होती हैं या खुद से करनी होती है? आप विद्यापीठ में आते हैं तो विद्यापीठ ही आपका
सब कुछ प्रबंध करता है। केवल आने जाने का शुल्क आपका लगता है। हाँ, बाकी रहना खाना पीना विद्यापीठ में में शिक्षा निःशुल्क है। शिक्षा है। उसके कोई जुड़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए, वहाँ आने के लिए कोई शुल्क नहीं होता। वो जो फॉर्म है वो उसी से रिलेटेड है। गूगल फॉर्म किस चीज़ का था? तो कितने दिन का सबको लेना चाहिए? 2 महीने का, 4 महीने का। वो तो भाई वो जीवन विकास वो का। जीवन विकास का जीवन था। विकास। तो इसके लिए कोई ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना होगा या क्या? ऑनलाइन गूगल फॉर्म तो सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो संपर्क करो कि हमें जुड़ना है तो हम क्या मेरे पास करें। शिक्षक संवाद वाले सब लोग चलते हैं 5 दिन के लिए। तो वो जो तिथियाँ हैं उन तिथियाँ मिल जाए। नहीं, वो तो आप कार्यक्रम में जाएं, जी। पर इसके लिए नहीं जा पाएंगे। जैसे आचार्य अध्ययन योजना के लिए सब लोग चलते हैं, ऐसे नहीं। उसके लिए व्यक्तिगत ही फिर 2 जा सकते हैं एक साथ। नहीं आप 20 जाइए ना एक साथ, अच्छा। पर वो जाएं जो फिर नियमित रूप से जाएं। ऐसा नहीं है कि आज जा रहे हैं कल नहीं जा रहे हैं। हाँ, पहले मन बनाएं। और ये विद्यापीठ कुछ देना चाहता है इसलिए कह रहा है, बाकी तो क्लासेज ऑनलाइन भी लगेंगी इसकी कि ऑफलाइन? ऑनलाइन नियमित रूप से। ऑनलाइन नहीं है। नियमित सही रहता है, जैसे महीने में 10 से 15 दिन। गौतम के लिए रोज है हाँ, गौतम जो शुरुआत हाँ, जो प्रथम वर्ष के लिए तो प्रतिदिन वो रोज प्रतिदिन है। हाँ, और वो भी जरा जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। प्रतिदिन प्रातःकाल 5 से 6। जी, वो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, और समय वैसे एकदम सुविधाजनक है, क्योंकि दुनिया जागी नहीं होती है, तो हम बहुत निश्चिंत होकर समय निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। वो हमारा अपना समय होता है। हाँ, करेंगे। उसमें 80% से ऊपर उपस्थिति होनी चाहिए ऑनलाइन में। तो अभी और जो एक वर्ष में 500 ग्रंथ होते हैं। 5 ग्रंथ हो जाते हैं सब। 10 हो जाते हैं जिनको करना है। करना उनके तो हो ही जाते जाता है, जिनको नहीं करना उनके तो 5 उनके साल तो में भी 2 5 वर्ष ग्रंथ में भी होते नहीं रिजल्ट होते। भी होता होगा सर? हैं। रिजल्ट भी होता होगा? नहीं, परीक्षा। मूल्यांकन होता है। परीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, मूल्यांकन की पूर्ण व्यवस्था है। तो वो प्रश्नोत्तरी भी आधारित होती है? वो तो उस समय मूल्यांकन सब तरह से होता है। अच्छा। बहुत बोलिए। भिन्न भिन्न पद्धति से होता है। मूल्यांकन होता है, वह पहला होता है स्व मूल्यांकन। आप ही देखो जरा, उसके प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों के आधार पर आप अपना मूल्यांकन करो। दूसरा होता है सहपाठियों द्वारा, माने हमारे साथ जो हमारी कक्षा में पढ़ रहे हैं वे हमारा मूल्यांकन करते हैं, उसके लिए भी होते हैं और हम उनका करते हैं। तीसरा होता है आपके अग्रपाठी के द्वारा। अग्रपाठी कौन है? तो छोटे छोटे समूह बनाकर एक एक समूह के एक एक अग्रपाठी होते हैं, वे अग्रपाठी हमारा मूल्यांकन करते हैं। और चौथा होता है आचार्य के द्वारा, जो आचार्य इस योजना में अध्यापन करते हैं उनके द्वारा होता है। ऐसे 4 स्तर पर मूल्यांकन होता है। और बड़ा ऐसे जिसको कहते हैं ना, बड़ा कसा हुआ ऐसा मूल्यांकन होता है। विद्यापीठ के जरा हाई बार हैं, माने ऐसे वैसे को विद्यापीठ में आचार्य की पदवी तो मिलेगी ही नहीं। तो बहुत सस्ता, बहुत सरल, बहुत जल्दी ऐसा नहीं होता। बीएड टाइप केवल परीक्षा दे करके पास होने वाला नहीं। ऐसा नहीं होता। तो फिर लिखित भी होता है, प्रस्तुति भी, मैंने आपको प्रस्तुति भी करनी है 5 मिनट 10 मिनट, आपको विषय भी समझाना है। और फिर लिखित भी होता है। लिखित, मौखिक, प्रायोगिक सब प्रकार से होता है, ने जिसको हम मीनिंगफुल, सार्थक मूल्यांकन कहेंगे, ऐसा होता है। और अभी जो ऑनलाइन चल रहे हैं वो क्या है, कुछ जो ऑनलाइन क्लास लगती है? हाँ, 6 से
वो चिंतन सत्र है। जो जिसमें आप लोग जुड़ते हैं। जी जी। अच्छा, वो चिंतन सत्र हैं, उसके 4 विषय हैं। मैंने आपको तो पता ही है, फिर आप जुड़ते हैं तो एक राम विद्यापीठ है, एक पितामही विद्यापीठ है, व्यास एक व्यास विद्यापीठ है और एक अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा। ऐसे बाकी 3 अर्थनिरपेक्ष स्वायत्त शिक्षा भाद्रपद मास में पूर्ण होगा, एक मालिका। बाकी 3 तो अभी अगले महीने इस वर्ष के लिए पूर्ण हो जाएंगे। आगामी वर्ष माने व्यास पूर्णिमा से नया वर्ष शुरू होता है, तो आगामी मास में चिंतन सत्र के और 3 विषय रहेंगे। एक राम विद्यापीठ चालू रहेगा, दैशिक शास्त्र ये दूसरा रहेगा, और आए गुरुकुल शुरू करें, नया गुरुकुल शुरू करना है तो क्या क्या समझना आवश्यक है, किन बातों की स्पष्टता होना आवश्यक है, इसकी चर्चा करने वाला आए गुरुकुल शुरू करें। जैसे आप ताई जी बताते हैं कि निशुल्क शिक्षा, तो निशुल्क शिक्षा में फिर वो किस तरह से सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं, क्योंकि बिना पैसे के कैसे स्टार्ट किया जाए उसको फिर? बिना पैसे के शुरू तो नहीं होता। विद्या गुरुकुल चलाने के लिए पैसा चाहिए, बहुत सारी सामग्री भी चाहिए, जो पढ़ाने वाला है उसका भी निर्वाह तो चलना चाहिए, परंतु वह वेतन नहीं देगा और छात्रों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इन 2 के इस शुल्क नहीं होगा तो कहाँ से चलेगा? वेतन नहीं लेगा तो कौन पढ़ाने के लिए आएगा, क्योंकि उसका भी तो घर होता है। तो फिर गुरुकुल की आर्थिक व्यवस्था कैसे होती है, ये एक स्वतंत्र विषय है। दोनों को पहले तो साथ में नहीं जोड़ना। गुरुकुल चलाने के लिए पैसा चाहिए, ये बात सत्य है, और अच्छा पैसा अच्छे से चलना चाहिए, ऐसे नहीं अभावों में नहीं चलेगा, अच्छे से चलना चाहिए। परंतु इसके लिए छात्रों से शुल्क नहीं लेना, तो किससे लेना? सरकार से भी नहीं लेना, तो किससे लेना? समाज से लेना। समाज कैसे देगा? या तो आपका काम अच्छा है, गुरुकुल चलाना अच्छी बात है, इसलिए दान देगा, या तो फिर भिक्षा मांगो। आप जाओ मांगने के लिए कि हमको गुरुकुल चलाना है तो आप सहायता करो, भिक्षा दो। ऐसे समाज पर आधारित ही चलेगा। और 2 बातें हैं जो एक तो उसमें से प्रारंभ में होगी ही नहीं, वह है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा तो छात्र कब देता है? जब उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है और घर जाता है तब देता है। तो अभी तो शुरू करना है, तब तो गुरु दक्षिणा कहाँ से आएगी? परंतु चौथा होता है जो छात्र प्रवेश लेने के लिए आता है, समित पाणी, उसके माता पिता कुछ न कुछ देते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार देते हैं। इच्छा तो सबकी होती है, परंतु क्षमता सबकी भिन्न भिन्न होती है, तो अपनी क्षमता के अनुसार देते हैं। ऐसे समित पाणी, दान, भिक्षा और गुरु दक्षिणा, इससे वह चलता है। आजकल दान को और भिक्षा को इकट्ठा करके लोग डोनेशन बोलते हैं। तो और फिर तो क्या है, छात्रों से भी डोनेशन दिया जाता है, परंतु छात्रों से नहीं लेना। ऐसे गुरुकुल का योगक्षेम चलता है। अब जैसे ताई जी जब तक उधर सर नहीं आए थे तो हमें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, और अब थोड़ा थोड़ा जान गए हम। तो जैसे हम औरों को जागरूक करेंगे तो उसके लिए समय भी चाहिए होगा और विश्वसनीयता भी जीतनी होगी, तभी वो हमसे जुड़ेंगे। अब मान लीजिए जैसे बच्चे का नामांकन होता है, क्लास 1 में हमने उसका एनरोलमेंट कर लिया, उसके बाद वो उसको मूल्यांकन के जरिए या परीक्षा के जरिए वो 2nd क्लास में आ गया, तो पेरेंट्स को भी रहता है कि पहले हमारा बच्चा कक्षा 1 में था, अब 2 में है,
तो हम इसको किस तरह से वो करेंगे? इसमें भी गुरुकुल में पाठ्यक्रम तो होता ही है और विभिन्न पद्धति से उसे सिखाया भी जाता है। तो वह भी जैसे इसमें आप आचार्य अध्ययन योजना में गौतम से नचिकेता में जाते हैं, नचिकेता से श्वेतकेतु में जाते हैं, वैसे उसमें भी ऐसे ही नाम रहते हैं। वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाते ही हैं। तो जैसे 5 दिन का आप कह रहे हो कि वहाँ पे शिविर अटेंड कर रहे हैं हम, मतलब छुट्टी लेके चले जाएं, तो 1 साल में 5 दिन हमने वहाँ जाना है, उसके बाद 2 बार जाना है। 5 दिन 10 दिन जाना है, और उसके बाद फिर ऑनलाइन करते रहें। हाँ, उसके बाद भी साथ 7 मतलब उसके साथ। एक कब होता है? जैसे वसंत पंचमी को आप उससे जुड़े, जी। तो वसंत पंचमी से शुरू करके 5 दिन वहाँ प्रारंभ में रहना है। बाद में ऑनलाइन शुरू हुआ, फिर व्यास पूर्णिमा को पुनः 5 दिन जाना है, फिर ऑनलाइन हुआ। ऐसे वर्ष में 5 दिन। पहले व्यास पूर्णिमा आ रही है, अक्षय तृतीया के बाद व्यास पूर्णिमा आ रही है। 10 जुलाई। 10 जुलाई को व्यास पूर्णिमा है। उस पे हम लोग जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ हाँ, अभी अध्ययन वर्गों की तिथियां निश्चित होना है। इस बार व्यास पूर्णिमा को ही होगा ऐसा नहीं है, आगे पीछे भी हो सकता है। तो वो कैसे पता चलेगा? शीघ्र ही पता चलेगा। अच्छा है। हाँ, शीघ्र ही पता चलेगा। पता तो चल जाएगा हमारे पास। आप तय करिए, आपका आप तय करिए आपका कोई प्रतिनिधि अथवा अग्रपाठी, उसका मोबाइल क्रमांक हमारे पास होगा तो उसको पता चलेगा, उसके माध्यम से बाकी सबको पता चलेगा। नहीं, अभी क्या है, शिक्षकों के साथ एक छोटी सी समस्या हो गई है। सब नवाचार कर रहे हैं और नवाचार का खेल ऐसा बढ़ा है, अधिकारी भी नवाचार कर रहे हैं, कर्मचारी भी नवाचार कर रहे हैं, विभाग के लोग भी नवाचार कर रहे हैं, और नवाचार के नाम पे और कुछ नहीं, एक और नई चीज़ ला दी जाती है या एक नया काम दे दिया जाता है या उसी को घुमा के दूसरे रूप में दे दिया जाता है। नवाचार के रूप में जो शिक्षक का मूल काम है वो है पढ़ाना। अध्ययन में, अध्यापन में, स्वाध्याय में, पढ़ाने में क्या अंतर आया, उसमें किसी पे कोई काम नहीं हो रहा और उसे नवाचार कहते हैं। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया उसे नवाचार कहते होता क्यों। क्या है? इसलिए जब हमने तय किया, हमने कहा नहीं, किसी ने कहा साहब ये करो ये करो, हमने कहा जो काम शिक्षक कर रहे हैं उसे अच्छे से सिखाना है। मुझे पता है 2 वर्षों में परिणाम उतना नहीं आएगा जितनी अपेक्षा है, लेकिन मूल काम तो सिखाएं उनको। और नवाचार तो पढ़ाने वाला शिक्षक स्वयं से करता है। उसको ये चलो एक विषय, एक मुद्दा समझ में नहीं आ रहा है, जरा इस नई पद्धति से करके देखें, तो फिर वो नवाचार होता है। कोई नई गतिविधि से वो तो शिक्षक के स्वयं की कल्पना के अनुसार, क्षमता के अनुसार होता है। नवाचार लादा नहीं जा सकता। और वो शिक्षक स्वयं अपने सामर्थ्य बढ़ाए। अभी शिक्षक सामर्थ्य नहीं बढ़ा रहा है, लेकिन नवाचार कर रहे हैं बिना सामर्थ्य के। शिक्षा शास्त्र कहता है कि यदि आपको पढ़ाना ही है तो फिर पद्धति तो आप ढूंढ निकालते ही। तो आपको समझ में आता है, अरे इसको नहीं आता है समझ में, तो आप नई शैली से पढ़ाते हैं, नई पद्धति से पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका वो कंसर्न का विषय है कि नहीं कैसे आता, नहीं जरा और प्रयास, और पद्धति से प्रयास करूं, और कोई नई रीत अपनाऊं। तो वो शिक्षक स्वयं ढूंढ निकालता है, वह नवाचार होता है। और जैसे पुनरुत्थान की हम
प्रतिदिन वो भेजते हैं एक छोटा लेख। इस समय वृक्षों का उगना हम भेज रहे हैं। तो आज वो था कि पुष्प, तो बच्चों को एक सी जिज्ञासा की मतलब जब तक छुट्टी होगी तब तक फूलों अनार आ जाएंगे, मतलब रीनू का भी तो बड़ा अच्छा लगा। रीनू ने बताया कि बच्चे प्रतिदिन उसको छोटी छोटी सी कहानियाँ आती हैं वो सुन रहे हैं और अच्छे से। फिर उन्होंने ये भी कहा कि छुट्टियाँ हो जाएंगी तो हमें कैसे मिलेगा, तो इन्होंने बताया कि हम ऑनलाइन के ज़रिए बताएंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं स्कूल में भी हम जाते हैं सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान कि जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे वो ज़्यादा इसमें रुचि ले रहे हैं, क्योंकि वो पहली बार स्कूल में आए हैं तो उन्हें पता है कि हमें जो भी मिल रहा है वो हमें सीखना ही है। और जो फोर्थ और फिफ्थ के हैं उनको वो चीज़ें थोड़ी सी नई लग रही हैं। जैसे संस्कृत का ही है तो पहले बिल्कुल भी नहीं था, अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को संस्कृत का श्लोक है कर रहे हैं, लेकिन वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चों के लिए ज़्यादा उसका मतलब हमें आउटपुट मिल रहा है। हाँ तो ठीक है, अगर तीसरी चौथी का उनकी कक्षा की अपेक्षा अधिक कठिन है तो आप तीसरी वाला ही चौथी कक्षा को दो। वो शिक्षक का अपना विवेक होता है कि हमारे छात्र कैसे हैं। देश भर में भारतीय पद्धति से चलने वाले गुरुकुल शुरू करना, अथवा जो हैं उनको भारतीय पद्धति के बनाना, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहले तो खूब सारे आचार्य चाहिए और फिर स्थान स्थान पर इसका विचार करने वाले, चिंतन करने वाले, प्रयास करने वाले लोग चाहिए। इसके लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर पुनरुत्थान विद्यापीठ अपना केंद्र बन सकता है क्या, इसका विचार करता है। मूल क्या चाहिए केंद्र शुरू करने के लिए? लोग चाहिए और लोगों की इच्छा चाहिए। अगर उनकी इच्छा है और उससे जिज्ञासा प्राप्त निर्माण हुई है तो जिज्ञासा तो आप पूछने पर आपको इसका उत्तर मिलता है। ये तो हमने ये पता है कि ये विचारधारा सही है, हम मान भी रहे हैं, चिंतन के स्तर पर भी है, मनन के स्तर पर भी है, लेकिन जहाँ बात आती है ना एग्जीक्यूट करने की, क्रियान्वयन की, तो अभी कहीं ना कहीं हमें खुद में ही ये डर है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो और दूसरों को हम तभी कन्विंस कर पाएंगे जब हम खुद कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो कैसे होंगे कॉन्फिडेंट? स्वाध्याय से होंगे तो ठीक है, स्वाध्याय करो। जितना जल्दी आपका विश्वास पक्का होगा उतना आप जल्दी कर पाएंगे। एक हाँ, कोई ऐसा काम कर रहा है वो देखने से भी हमें कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ये होता है क्या, ऐसा परिणाम होता है क्या। ऐसे उनको छात्रों के माता पिता का प्रतिसाद मिल सकता है क्या, तो हमें फिर विश्वास आता है कि हाँ फिर हम भी कर सकते हैं। नहीं तो प्रयोग करके देखना, सीधा सीधा प्रयोग करो, ये होता है कि नहीं होता है देख लो। होता है तो आगे बढ़ो, नहीं होता है तो जो कर रहे हैं वो छोड़ दो और नया प्रयोग करो, यानी नए से करो। ऐसी दो ही बातें हैं, और किसी ने किया हुआ प्रयोग देखना, नहीं तो अपना ही शुरू करना, अपना देखकर और लोग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए एक पहल हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है। वो एक पुस्तकालय वाचनालय का शुरुआत कर रहे हैं बनेखेड़ा ब्लॉक में, और अंकुर से परिधि तक की पुस्तकें मंगवाई जाएंगी और उसका बाकायदा नोडल बनाया जाएगा। अब जैसे प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकें इतनी सारी टीचर्स नहीं अफोर्ड कर सकते, जैसे मान लीजिए 50,000 की, तो जब ब्लॉक स्तर पर ये होगा तो टीचर्स तो जाते ही हैं वहाँ पर, तो रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, जिसको जो पुस्तक चाहिए होगी वो वहाँ से ले लेगा। मतलब शुरुआत हो जाएगी कि पुनरुत्थान के बारे में जानेंगे शिक्षक भी और छात्र
अच्छी बात है। वेतनभोगी शिक्षा। नहीं, हम समझते हैं वेतन की इच्छा करनी चाहिए, वेतन बढ़े इसकी इच्छा भी करनी चाहिए। अधिक वेतन मिलता है, प्रमोशन होता है तो खुश भी होना चाहिए उसका, और पढ़ाने का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। यही बात है कि एक हमारे एक साथी कार्यकर्ता अपना अनुभव बता रहे थे कि एक विद्यालय में निरीक्षण के लिए अधिकारी आए थे, तो वो पढ़ा रहा था कि नर्मदा नदी नदी के किसी पहाड़ से निकलती है। तो उन्होंने पूछा नर्मदा नदी का यहाँ से निकलती है? नहीं, 500 रुपये में तो यहाँ से ही निकलती है। 5000 दोगे तो अमरकंटक से निकलती है। पर क्या हम अभी आपके सरकारी में एक अच्छी चीज़ क्या है, वेतन तो मिलने ही थे, लेकिन उस वेतन का संबंध शिक्षा से नहीं जोड़ना कि वेतन मिल रहा है तो 6 ही घंटे पढ़ाना है। हमको और पढ़ाना है, इसलिए पढ़ाना। वेतन मिलता है इसलिए पढ़ाना, ये तो सौदेबाजी हुई। अच्छा, मुझे लगता था कि इसको छोड़ना ही है इसमें आगे बढ़ने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, छोड़ना ही है ऐसा नहीं। आप ये तो करते रहो, और फिर आप तो शिक्षक हैं ना, तो आपका काम और आचार्य बनने का काम एक ही क्षेत्र का है, परंतु जैसे जैसे आप वो पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि अरे हम क्या कर रहे हैं अभी, इससे तो कितने अलग दुनिया है। हाँ, क्या होना चाहिए वो इतना अलग है, वो हमको अनुभूति होती जाएगी कि ये क्या हो रहा है। फिर आप बदलने के लिए सक्षम होंगे, करने वाले हैं। फिर बदल क्या, अपने क्षेत्र में जो हो रहा है उसी में हम कुछ इधर का उधर, उधर का इधर कितना करते रहते हैं, उसको हम बदल कहते हैं। दैट इज़ नॉट ए फंडामेंटल चेंज। अब भारत को, इंडिया को भारत बनाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आज तो हम सारा इंडिया में ही खेल रहे हैं। नवाचार भी वो इंडिया में होता है। इंडिया का भारत बनाओ, माने भारत को ब्रिटिशों ने इंडिया बना दिया, तो अभी इंडिया ही चल रहा है। तो हम लोग इंडियंस नहीं हैं, हम लोग भारतीय हैं। तो फिर इंडिया को भारत बनाओ, ये जब समझ में आने लगता है तब लगता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं अभी। तो पढ़ाने का आपका तरीका, पढ़ाने की गुणवत्ता सब सुधरता है। पहले हमें आप गलत बात भी, हाँ। अगर अध्यापन कला आती है तो गलत बात भी आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं ना। अच्छी तरह से पढ़ाना क्या होता है, सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए, इसको अच्छी तरह से पढ़ाना कहते हैं। लेकिन आप गलत बात भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, ये सब मनुष्य के दास हैं। वृक्ष, वनस्पति, जंगल, पशु, पक्षी, प्राणी, ये सब मनुष्य के दास हैं। अब ये गलत बात है, परंतु हमें यदि पढ़ाने की कला अच्छी तरह से अवगत है तो हम उसको भी ऐसे अच्छी तरह से पढ़ाएंगे कि उसके दिमाग में उतर जाएगा। कुतर्कों के साथ। हाँ, नहीं, हमको तो अच्छी तरह से पढ़ाना है ना, कुतर्क क्यों।
जो लिखा है वैसा ही पढ़ाना है तो उसको जल्दी याद रह जाए, जल्दी समझ में आ जाए। चित्रों के साथ पढ़ाएंगे, कहानी के साथ पढ़ाएंगे, सब अच्छी तरह से उसको उतार देंगे, उसकी बुद्धि में उतार देंगे। परंतु आप गलत बात उतार रहे हैं, इसका पता कैसे चलेगा? इसका हमको पता नहीं चलेगा। मूल ये है कि अपना सामर्थ्य बढ़ाना, शक्ति, योग्यता, क्षमता बढ़ाना, बस। और अभी शिक्षकों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षक सब चीज़ों के लिए आंदोलन कर सकते हैं, अपनी सामर्थ्य, क्षमता, योग्यता, स्किल कैसे बढ़े उसके लिए नहीं करेंगे। करते हैं? कभी देखा आपने? और हमारे आपकी बढ़ी तो विद्यार्थी की अपने आप बढ़ेगी। तो परीक्षा स्वाभाविक के बहुत प्रश्न अच्छा है। पत्र सरल बनाओ, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए कि इतने सरल प्रश्न पत्र बनाकर हमारा अपमान कर रहे हैं आप। क्या हम इतने गए बीते हैं कि ऐसे सरल प्रश्न पत्र से ही पास हो जाएंगे? दूसरा सर ऐसा आंदोलन करने वाले छात्र। ऊपर से इतने आदेश आते हैं, इतने आदेश आते हैं, जिन टीचर्स को कुछ नहीं करना है उनके लिए वो आदेश प्रभावी नहीं होते हैं। हाँ। लेकिन जिन टीचर्स को कुछ हर करना है, एक जिनके अंदर अक्षर का potential पालन है। करना है, उनके लिए वो आदेश बहुत ज़्यादा प्रभावी होते अवरोध हैं। बन जाते हैं। अवरोध उनके बन दिल जाते दिमाग हैं। हाँ। कैसे इनको पूरा करें? हम लोग उस स्थिति से गुजरते नहीं, हैं। जिसको कुछ नहीं करना है उसको तो आदेश नहीं होते हैं वो ना। पढ़ते ही नहीं है। हाँ। हमने तो देखा आधे मत पढ़ो। हम लोग ये कह नहीं सकते हमने नहीं पढ़ा। और जबकि हकीकत दो चीज़ है इसमें, एक जो कुछ आदेश को आदेश मानना, ये भी समस्या है। जैसे एक आदेश आपका नियमित रूप से आता है, ये दिवस है, ये दिवस है, ये दिवस है, मनाओ। आप उसको विद्यालय की संस्कृति में ढाल लीजिए, हाँ सर, वो कर ठीक है, हाँ। और अपने व्यक्तित्व में ढाल लीजिए। जैसे कोई मुझे कहे अध्ययन, ठीक है, मैं उठता हूँ 5 बजे, पढ़ता हूँ 7 साढ़े 7 तक, ठीक है, और उसके बाद में भी बाकी सारा काम करता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा किसी से कम ज़्यादा करता हूँ, लेकिन किसी से कम नहीं करता। कम से कम इस जनपद में जितने सरकारी अधिकारी हैं उनमें से मैं किसी से कम काम नहीं करता, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? कुछ चीज़ें जो आदेश हैं उनको आदत में आ जाए, जैसे जो कहते हैं ना, वॉलंटरीली कंपल्सरीली, स्वैच्छिक रूप से अनिवार्य हो जाएगी। तभी हमारी आदत की अंग बहुत सारी चीज़ें नहीं बनी। तो एक जितने भी त्यौहार हैं, उत्सव हैं, दिवस हैं, ये इनके आदेश आने दीजिए। क्या आया? ओहो, युवा दिवस, तो हम तो तैयार हैं हमें, और ये मनने ही चाहिए। वास्तविक शिक्षा वो नहीं है जो पुस्तकों में पढ़ रहे हैं। वास्तविक शिक्षा वो है जो इस विशेष अवसर पर जो शासन के आदेश आते हैं, या अब जैसे अहिल्याबाई होलकर को पढ़ाना, ये वास्तविक शिक्षा है, ठीक है। अभी अम्बेडकर जयंती गई, हमने प्रश्न पत्र दिया सबको, वास्तविक शिक्षा है। संभाजी राजे भोसले की जयंती निकली। हाँ, जो भी है, जो हमारे उत्सव हैं, त्यौहार हैं, पर्व हैं, जयंतियाँ हैं, महापुरुष हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़ना, मनाना, यही वास्तविक अध्ययन है। ये तो यदि आदेश आना पड़ता है इसके लिए, यही शोचनीय है। हाँ, सोचनी होती। क्लरिकल नहीं, क्लरिकल का अलग है। मैं कह रहा हूँ 50% आदेश आपके समाप्त कर दिए हमने अभी, ठीक है। यदि वो चीज़ विद्यालय की गतिविधि का अंग हो जाए, शिक्षक के जीवन का अंग हो जाए, तो मैं वो तो क्लरिकल वाले तो पता है मुझे। क्लरिकल वाले ही काफ़ी हैं। अब इसके लिए क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए, इसीलिए तो शिक्षक बनना है, ताकि दायित्व समझें आप। जैसे आप दायित्व समझ रहे हैं, आपके विद्यालय के 3 शिक्षक अन्य दायित्व नहीं समझ रहे हैं। वही तो सब वही समस्या भी समस्या वही वही वो है। समस्या, वो भी कब परिवर्तन होगा? देखिए, अब आप में परिवर्तन नहीं होगा तो उनमें कैसे परिवर्तन होगा? आप केवल क्या कर रहे हो? रूखा सूखा काम कर रहे हो। आप जब अपने सामर्थ्य के, अपने सत्व को जब जागृत करेंगे, तब भी तो दूसरे में परिवर्तन होगा। अभी नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, यानी दौड़ रहा हूँ, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा सामने। क्यों? क्योंकि हमारा सत्व क्या है? जागृत नहीं है। हर चीज़, जब रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञान देना था,
तो कह रहे थे ईश्वर कहाँ है कहाँ है। ताई हमेशा दृष्टांत देती हैं कि उन्होंने माथे पर तेज सा ऐसे कर दिया, ऐसे तेज अंगूठा लगाया और सब कुछ दिख गया उनको। फिर दोबारा फिर उन्होंने कहा दोबारा दिखाइए, तो उन्होंने कहा तब करो, अब अनुभव हो गया ना, अब तब करिए। तो दूसरे में परिवर्तन करने से पहले हम स्वयं में परिवर्तन करना। आप बहुत ताई एक सरल सी चीज़ बताओ। आपको आया अच्छे अध्यापक बनो। ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसी को अच्छी तरह से कैसे पढ़ाना, ये भी तो एक बात है। और इसलिए कृत्रिमता कम करके प्राकृतिक पद्धति में स्वाभाविक पद्धति से पढ़ाएंगे और पढ़ाना अच्छा लगेगा तो वो अच्छा ही होने वाला है। वो तो अच्छा हो ही रहा है, वो तो आप भी जानते हैं। परंतु ये जो मुद्दा मैंने कहा कि इंडिया को भारत बनाना है, इसके लिए तो हमें नए सिरे से प्रयास करना ही होगा। एक बार ये समझना शुरू करना होगा कि ये इंडिया किसको कहते हैं और भारत किसको कहते हैं। इसके लिए बहुत प्रयास जरूरी है। एक बार समझ में आ गया तो हम उसके बिना तो रह नहीं सकते। फिर हमें ही लगने लगता है हम क्या कर रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं। और ये तो मैकॉले का पढ़ा रहे हैं तो बहुत प्रयास करके, नवाचार करके, परिश्रम करके मैकॉले को ही ज़्यादा फिट कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। मैंने देश के शत्रु कौन हैं, समाज के शत्रु कौन हैं, संस्कृति के शत्रु कौन हैं, धर्म के शत्रु कौन हैं, इसको नहीं पहचाना तो हम काहे के शिक्षक हैं फिर। क्योंकि शिक्षक को राज्य और समाज दोनों का मार्गदर्शन करना होता है। उसे ही कुछ पता नहीं तो क्या होगा। जैसे अभी मुसलमानों की समस्या बताया, ये क्या समस्या है भाई। कहने को तो वो मनुष्य जैसे मनुष्य हैं। अब खेती के एक का संप्रदाय अलग, उसका मत अलग, हमारा मत अलग, पंथ अलग, उनका पंथ अलग, ये तो बहुत सारे होते हैं धर्म। तो फिर मुसलमानों की समस्या क्या है। मुसलमानों का ही बना हुआ देश पाकिस्तान है, उसकी समस्या क्या है, ये समझना तो हर शिक्षक का धर्म है। और इसलिए अभी तो कुरान पढ़ो एक बार कि लिखा क्या है उसमें। अगर कुरान ही कहता है कि जो मुसलमान नहीं है उसको तो जिंदा ही रहने नहीं दो, तो उसको वो कैसे चल सकता है। अरे भाई मुसलमान नहीं इसलिए तुम हमको मारोगे, ये तो हो ही नहीं सकता। भाई ऐसे मूर्खता की बात जो करता है उसका हाथ पकड़ने की ताकत तो होनी चाहिए, ये ऐसे कैसे मारोगे। तो पहले इस समस्या को समझना और फिर उस समस्या को दूर कैसे करना, इसके लिए भी हम लोगों को पहले इस्लाम का अध्ययन करना पड़ेगा कि वो अंततोगत्वा है क्या। वो कह रहे हैं वो सच भी है या वैसे ही कि उनको भी बरगला दिया गया है। कौन बरगलाता है उनको। उन्हीं के ही जो लोग गलत, जैसे ताई जी आपने कहा ना कि जो गलत पढ़ाना चाहते हैं, कुरान बरगलाता है जी। तो ऐसे कैसे चलेगा कि कोई बरगलाएगा, ये बरगला जाएंगे और फिर नॉन मुस्लिम्स को मारेंगे, ये कोई बात हुई। वो पहले ही बता देंगे हम काफिर हैं। हाँ